पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला है अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, अवशोषण, स्वंगीकरण, मल परित्याग। तो सबका दिया ही गया है। अंतःग्रहण क्या होता है? हम लोग जो भोजन मुंह में लेते हैं ना, अपने अंदर डालते हैं, वो क्या हो गया? अंतःग्रहण। भोजन को मुख में लेना ही क्या होता है? अंतःग्रहण। याद रखिएगा, पाचन जो होता है मुख से ही प्रारंभ होता है। दूसरा है पाचन। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और यह छोटी छोटी आंत तक जारी रहता है। छोटी आंत तक यह जारी रहता है। मुख में स्थित लाल ग्रंथियां से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन, लाल ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है वो क्या है? टाइलिन। भोजन में उपस्थित स्टार्च यानी मंड को माल्टोज शर्करा में घटित कर देता है। फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइमा नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। जो भोजन में हानिकारक जीवाणु है उसको नष्ट कौन करता है? लाइसोजाइम। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर कार्य करता है। इसके बाद भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। मुख के बाद कहाँ पहुंचता है? लार के बाद अमाशय में। अब तीसरा है अमाशय में पाचन कैसे होता है? तो अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। काफी इंपोर्टेंट है। अमाशय में मतलब खाना पचने में 6 घंटा लगता है टोटल, ठीक ना? अगर स्वस्थ मनुष्य है तो अमाशय में 4 घंटे लगते हैं। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथि में जठर रस निकलता है। कहाँ से? तो पाइलोरिक ग्रंथि से। जठर रस कहाँ से निकलता है? पाइलोरिक। जठर रस कहाँ से निकलता है? पाइलोरिक ग्रंथि। पाइलोरिक ग्रंथि होता कहाँ है? अमाशय में। अमाशय में होता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। जठर रस कैसे रंग का होता है? हल्के पीले रंग का। इससे कई सारे प्रश्न अभी तक बन चुके हैं। फिर से रिपीट करता हूं, जठर रस का रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। जठर रस किस ग्रंथि से निकलता है? पाइलोरिक ग्रंथि से। और पाइलोरिक ग्रंथि होता कहाँ पे? तो अमाशय, स्टोमच में। अमाशय के ऑक्सीटनिक कोशिकाओं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कहाँ पे सिक्रेशन होता है? अमाशय में ही होता है। तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टैलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होता है कौन कौन सा? तो पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। देखो ये एंजाइम निकलता ही रहता है। अगर खाना खाओगे तो वो ठीक है, पचा देगा। खाना नहीं खाओगे तो पेट में जो गैस बन जाता है ना, दर्द करता है, तो वो सब रीजन होता है पेप्सिन और रेनिन का ही। क्योंकि एसिड तो निकल गया है पेट में आपके और खाना है नहीं, तो वो किसको जलाएगा? आपके स्क्रीन को ही जलाएगा, जिससे क्या होता है? हार्म करता है वो। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है और रेनिन दूध में घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पेराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। आगे है आपका पक्वाशय, डियोडेनम में पाचन। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलता है। बाइल रस कहाँ से निकलता है? लीवर से। बाइल रस कहाँ से निकलता है? लीवर से। पित्त रस क्षारीय होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। पित्त रस जो होता है क्षारीय होता है। इससे पहले जो था एसिडिक था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, अम्लीय था। लेकिन पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन सा? ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। एनामेल क्या करता है? इमाइलेज यह मांड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। और लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। आगे आता है आपका छोटी आंत में पाचन। सबसे लास्ट पाचन यही होता है, छोटी आंत में। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों में आंतरिक रस निकलता है जिससे निम्न एंजाइम होते हैं। कौन कौन सा? इरेप्सिन शेष प्रोटीन और पेप्टोन और अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। माल्टेज
यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। माल्टोज क्या करता है, ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट कर देता है। सुक्रोज, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टेज, लैक्टेज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। लास्ट है लैपेज, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है, मतलब जो बड़ी आंत तक है ना, अमाशय तक, वहां तक एसिडिक आता है, उसके बाद जो होता है ना वो क्षारीय आता है। मनुष्य या किसी भी कशेरुक तंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा में जीभ, दांत और 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। लाल ग्रंथि कितनी होती है, 3 जोड़ी यानी 6। आगे आपका टंग यानी जीभ। मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मंसल रचना होती है। जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। स्वाद कलियां कहाँ पाए जाते हैं, तो जीभ के ऊपर। ओके, इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे कि मीठा, कड़वा, खट्टा आदि ज्ञान होता है। जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का, पश्चिम भाग से कड़वे स्वाद का, बगल वाले भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। ये कड़वा वाला जो होता है ना पीछे से, ये पूछा गया अभी एनटीपीसी में 28 तारीख को एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। आगे है दांत। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली दोनों जबड़ों में दांतों का एक एक पंक्ति पाया जाता है। मनुष्य का दांत गर्तदंती मीन्स द कोडेंट, द्विदंती मीन्स डायफोडेंट तथा विषयदंती हेट्रोडेंट प्रकार के होते हैं। मनुष्य मतलब यहाँ पे ये सब है, कुछ दांत एक बार आता है, कुछ दांत 2 बार आता है, ये सब दिया गया है। मेनली अधिक जो होता है ना वो डायफोडेंट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। डायफोडेंट यानी 2 बार टूटता है ना, मतलब एक बार टूटता है फिर आ जाता है। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत तथा कुल 32 दांत होते हैं। जबड़े के प्रत्येक और 2 कृतंग मतलब इंसीजर होता है, 2 कैनिन होता है, प्रीमोलर और मोलर होता है। फिर से रिपीट कर लेते हैं हिंदी वाला। कृतंक, रदनंक, अग्रचवर्क और चवर्क, इंग्लिश याद रखो थोड़ा आसान है इसका। इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं, पहले शैशवावस्था और में 20 दांत निकलते हैं, और फिर जो उसे हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, यानी इसको टेम्पोररी टीथ भी कहते हैं, टेम्पोररी टीथ कहते हैं। और उसके बाद जो होता है वो निकलता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न कैसा आता है। एक प्रश्न देगा 2 माह के बच्चे के मुंह में कितना दांत होता है, तो 6 माह से पहले दांत ही नहीं होता है, 6 माह से निकलना शुरू होता है, ठीक ना। और पहले जो निकलता है वो दूध वाला दांत जो होता है, मिल्क टीथ जिसको कहते हैं, टेम्पोररी टीथ जो कहते हैं, वो 20 होता है, 20। टेम्पोररी टीथ कितना होता है, 20 होता है। फिर वो टूटेगा, फिर निकलता है परमानेंट टीथ, वो कितना होता है, 32 होता है। ओके, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दांत का सूत्र दिया गया, ये आपको याद करना पड़ेगा। मतलब इंसीजर जो था वो 2 होता है, ऊपर में 2 नीचे में। फिर कैनिन था वो 1 ऊपर 1 नीचे। प्री मोलर 2 ऊपर 2 नीचे। और फिर मोलर जो था 3 ऊपर 3 नीचे होता है। ओके, तो 8 8 मतलब सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, मतलब ऐसे होता है। जैसे ये 16 है ना, तो यहाँ से लाइन करो और ऐसे भी कर देते हैं, ठीक। तो 2 मतलब 2 इस साइड हो गया इंसीजर, 2 इस साइड हो गया इंसीजर, मतलब 4 इंसीजर ऊपर और 4 इंसीजर नीचे, मतलब 8 इंसीजर होता है मुंह में। ओके, यहाँ पे 4 जो होता है प्री मोलर होता है, 8 जो होता है मोलर होता है, और 3 3 6 12, 12 क्या होता है, मोलर होता है। तो टोटल 32 दांत होते हैं। आपको फॉर्मूला याद रखना है ऐसे करके 4 2 4 6। ओके, ये हो गया इंसीजर, कैनन, प्रीमोलर, मोलर। 4 2 4 6। ओके, काम देगा ये। आगे है नोट। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में एनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है जो दांत की सुरक्षा प्रदान करता है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, काफी इंपोर्टेंट है। मानव शरीर का सबसे कठोर पार्ट कौन सा है, इनामेल है, इनामेल। आगे आपका लाल ग्रंथि यानी सिलेवरी ग्लैंड्स, लाल ग्रंथि। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। पहली जोड़ी लाल ग्रंथि जिह्वा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होता है, जो सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। दूसरी जोड़ी लाल ग्रंथियां निचले जबड़े के मध्य में मैक्सियल अस्थि के दोनों ओर एक एक संख्या में उपस्थित होता है, जो
सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तीसरी जोड़ी ग्लैंड जो पैराइड ग्लैंड होता है वो दो कानों के मतलब नीचे एक एक करके उपस्थित होता है, इसको हम पैरोइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के लार यानी स्लेवा में लगभग 99% जल तथा 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टैलिन और लाइसोजाइम। टैलिन और लाइसोजाइम, टैलिन का स्पेलिंग PTYLIM होता है। अगर आपको इंग्लिश में ऐसा आ गया तो कंफ्यूज नहीं करना, टैलिन और लाइसोजाइम होता है, टैलिन और लाइसोजाइम होता है। अब तीसरा दिया गया था अवशोषण, मतलब ये पाचन था अभी तक, अब है अवशोषण। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। मतलब हमको जो एनर्जी मिलता है ना वो क्या होता है, ब्लड में जो आता है प्रोटीन विटामिन वो सब, वो अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना ऊर्ध्वधमनी से बिल्ली के द्वारा होता है। अगर स्वांगीकरण एसिमिलेशन, अवशोषित भोजन के शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। भोजन को जो हम शरीर में उपयोग में लाते हैं वो होता है स्वांगीकरण। फिर होता है मल परित्याग मीन्स डिफ्लोकेशन। अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु उसे मल में बदल देता है, जिससे गुदा यानी अणु से बाहर निकल जाता है। जैसे होता क्या है ना कि आप मान लो 4 रोटी खाते हो, एक दिन आपने 10 रोटी खा लिया, भोज में खाते हो गए ना 10 रसगुल्ला खा लिया, तो ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रांग बन जाएगा अधिक खा लिए हो, तो ऐसा नहीं होता है, वो यहीं पहुंच जाता है। तो कोई फायदा नहीं अधिक खाने का। अब आगे दिया गया पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। तो काफी लंबा ये एक्सरसाइज है, अब इससे आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा